आज का हमारा चैप्टर है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, यानी न्यायोचित प्रतिफल। ऐसा प्रतिफल जो लीगल है और उसके अलावा उद्देश्य क्या चीज़ है वो भी बात करेंगे हम। तो प्रतिफल के बारे में बात करेंगे हम, उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले हम। हमने जब टॉपिक किया था कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, तो वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब किसी भी चीज़, अब कॉलेज को कॉलेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि कॉलेज के बहुत सारे फीचर्स हैं। स्कूल को स्कूल क्यों बोलते हैं? किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई आप करते हो तो कुछ बेसिस पे करते हैं ना, कुछ आधार होते हैं हमारे, उसके आधार पर ही हम जज करते हैं कि वो चीज़ क्या है, वो वस्तु क्या है, वो पर्सन कौन है, राइट। तो ऐसे ही कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि एक एग्रीमेंट में वो सारी बातें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसीडरेशन के। तो एक कंसीडरेशन जो चीज़ है वो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, राइट। अभी तक आपने बहुत सारे फीचर्स कर लिए हैं। आपने देखा कि सभी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, कोई ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, कोई इडियट नहीं होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, कोई हम आप किसी अपनी अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। तो ये लास्ट फीचर है हमारा एक तरह से जो हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो एक बच गया था हमारा लास्ट में, वो है कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का मतलब हम समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपको एक शैम्पू की बॉटल चाहिए, तो आप उससे वो शैम्पू की बॉटल का नाम बताते हैं और वो उसे आपको वो देता है और आप उसके बदले में उसे पैसे देते हैं, ठीक है। एंड देन आप अपने घर आ जाते हैं। अब आप ये बताइए मुझे या सोचिए कि क्या क्या हुआ वहाँ जाकर। आपने कुछ डिमांड की, आपने एक प्रपोज़ल दिया और उसने आपका एक्सेप्ट कर लिया, राइट। यानी कि उसके पास अगर शैम्पू की बोतल ना होती तो वो शायद पहली बार में ही आपको कह देता कि मैडम नहीं है, आप कोई और शॉप पे देख लो, बात ख़त्म हो जाती। तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता ही नहीं। अब आपने प्रपोज़ल दिया और बाई चांस उसके पास मिल गई तो एक्सेप्ट हो गया, बन गया एग्रीमेंट, यहाँ तक ओके है। अब क्या सीन रहेगा आगे? आपने शैम्पू की बोतल ली, क्या आप ऐसे ही नीचे उतर के आ सकते हो? आपने क्या देना है उसके बदले में? पैसे देने हैं। यानी आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको बोतल दी, राइट। तो आपके जो पैसे हैं, चाहे 50 रुपये हैं या 100 या जितने का भी वो है, वो उस दुकानदार के लिए क्या चीज़ है? वो प्रतिफल है। आपके लिए शैम्पू की बोतल क्या है? आपके लिए प्रतिफल है। समझ में आ गया? आप उस दुकान पर किस मोटिव से चढ़े थे? कुछ खरीदने के लिए। और आपके लिए वो वस्तु क्या है? अगर मिल जाती है तो प्रतिफल है। और उस दुकानदार वो दुकानदार वहाँ किस लिए बैठा है? पैसा कमाने के लिए बैठा है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ही बांटता रहेगा तो वो तो फिर बिजनेस थोड़ी ना हुआ, वो तो चैरिटी हो गई, वो तो डोनेशन हो गया। ऐसा तो नहीं कर रहा ना, वो पैसों से चीज़ें दे रहा है। तो जो मनी अर्न कर रहा है वो उसके लिए क्या है? दैट इज़ प्रतिफल, राइट। तो वही चीज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, कि प्रतिफल क्या है। प्रतिफल जब दो व्यक्ति, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो पक्षकार होंगे तो वो दो ही होंगे, तो दो पक्षकारों के दृष्टिकोण जो है अलग अलग होते हैं एक एग्रीमेंट को लेकर। मेरा दृष्टिकोण अलग होगा, आप मेरे साथ अनुबंध करें, आपका दृष्टिकोण अलग होगा, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगी, आपने मुझे वचन दिया कि आप मुझे वो वस्तु दे दोगे। तो एक दूसरे को दिए गए वचन ही तो प्रतिफल कहलाएंगे, और क्या चीज़ है? देखा जाए तो मैंने आपको वचन दिया, आपने मुझे वचन दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब एक तरह से आप बंध गए ना उस चीज़ में। आप अपने आप को आपने बांध लिया कि हाँ, मैंने जो बोला आप करने को तैयार हो गए। जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो भी तो इनडायरेक्टली एक वचन दे ही रहा है कि नहीं बात? बट वो बिना किसी कंडीशन के हो रहा है।
मैंने आपके सामने कंडीशन भी रखी कि मुझे फलानी शैम्पू की बोतल चाहिए जो इतने रेट की हो, जो इस कलर की हो, कंडीशन लगा दी मैंने। आपके पास है तो ओके है, नहीं है तो आप ये कहोगे कि मैडम ये तो नहीं है पर दूसरी है। जैसे ही आपने बोला दूसरी है तो आपने तो कंडीशन दूसरी लगा दी, वो मेरा ओरिजिनल प्रपोजल तो वहीं बेचारा धराशायी हो गया। वो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको मेरी बात बिल्कुल बिना किसी कंडीशन के एज इट इज़ माननी है, तो उसके बदले में मैं आपको आपकी वस्तु का मूल्य देने को तैयार हूँ। तो आपकी वस्तु का मूल्य आपके लिए प्रतिफल है, मेरे लिए उस मूल्य के बदले में जो वस्तु है वो मेरे लिए प्रतिफल है। और उद्देश्य क्या है? मेरा वस्तु लेना उद्देश्य है, आपका पैसा अर्न करना उद्देश्य है देखा जाए तो, ठीक है। घड़ी की बिक्री, अब एक जैसे इसमें घड़ी का एग्जाम्पल ले रखा है, तो एक पर्सन के लिए घड़ी का बेचना उद्देश्य है और दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठीक है ना। अब जैसे दुकानदार का शैम्पू बेचना उद्देश्य है और पैसा प्रतिफल है, मेरे लिए पैसा देना एक तरह से उद्देश्य है और वस्तु मेरा प्रतिफल है। नाउ इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए जी, तो अब इसको थोड़ी सी इन्होंने अपने टिपिकल लैंग्वेज में बात कर ली है। व्हाट इज़ कंसीडरेशन? कुछ के बदले में कुछ, मेरी शैम्पू के बदले में पैसे, पैसे के बदले में शैम्पू, सिंपल। मकान के बदले में पैसा, पैसा के बदले में मकान, राइट। बस में जा रही हूँ मतलब मैं यहाँ से सोनीपत से दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं जो बस सेवा है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, उनकी जो सेवाएं ले रही हूँ, जो मुझे वहाँ तक छोड़ रहे हैं, तो मैं सेवा ले रही हूँ, उसके बदले में उनको टिकट के पैसे दे रही हूँ। तो एक दूसरे के लिए है ना कुछ ना कुछ। तो कंसीडरेशन मीन्स कुछ के बदले में कुछ। अब ये कुछ क्या चीज़ है? ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। दुकानदार ने शैम्पू की बोतल का क्या रेट फिक्स किया है, बस की टिकट का क्या रेट है, इट डिपेंड्स अपॉन एट दैट मोमेंट कि उस समय वो रेट्स क्या चल रहे हैं। हमेशा ये कुछ एक जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है दुकानदार मुझे 5 रुपये कम करते, मुझे जानता है, लेकिन आपको कम ना करे, आपको नहीं जानता, ठीक है ना। तो बट हमारा जो मेन मतलब है ना वो कंसीडरेशन से है, वो इसलिए इससे नहीं है कि भाई कितना होना चाहिए। नो, कितने का क्वेश्चन नहीं है यहाँ, ये क्वेश्चन है ही नहीं कि कंसीडरेशन क्या हो। नो, लॉ इस बारे में बिल्कुल साइलेंट है। मैं मेरा मकान जो बस 10 लाख का है, अगर आपको 1 लाख में देने को तैयार हूँ, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रेशर के, बिना मारदाड़ के, तो इसमें कोर्ट को या न्यायालय को या सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मेरी चीज़ है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती हूँ, मैं उसको पैसों में भी दे सकती हूँ, मैं उसको महंगा भी दे सकती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर महंगा लेने को तैयार हो तो इसमें सरकार को या किसी भी कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं बात। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी चीज़ के बदले में क्या आपसे कुछ ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। अगर कुछ भी नहीं ले रही हूँ तो इसका मतलब भैया या तो वो डोनेशन है, या वो चैरिटी है, या फिर वो कुछ और ही है। मतलब वो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन का अभाव है। अब समझ में आया? तो देयर मस्ट बी समथिंग फॉर समथिंग, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ समथिंग? वी कांट से दैट, बिकॉज ये कुछ की लिमिटेशन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी डेफिनेट, राइट। कि भाई अब मैं जाकर बोलूँगी शॉपकीपर को मुझे शैम्पू की बोतल चाहिए, मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब मैं जाके शॉप को बोलूँगी भैया कुछ भी दे दो, अरे ग्रॉसरी शॉप है, दुनिया भर के सामान पड़ा है, कुछ भी का मतलब क्या है? आपको बताना तो पड़ेगा। अब अगला भी मान लीजिए आपका बिल जितने का भी बना, उसने ये नहीं बोला कि मैडम कुछ भी पैसे दे दो। क्या ऐसा कभी सुना है आपने? हाँ, वो एक आध बार ज़रूर सुना है, मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ कि एक आध बार आपने सुना होगा, लेकिन वो केस भी मैं आपको बता देती हूँ। वो ज़्यादातर तब होता है जब जानकारी होती है ना दुकानदार से, हमारे रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, या हम जाते रहते हैं और एक आध कोई चीज़ ली और मैंने पूछ लिया भैया कितने हुए, कहते मैडम कोई नहीं कुछ भी दे देना। तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा रिजनेबल करके ही दूँगी। ये तो है नहीं है कि ना 100 रुपये की चीज़ के बदले में 5 रुपये दूँगी, इतनी तो मुझे भी अकल होनी चाहिए, है ना। और ना ही वो इतना बुद्धू है कि वो 5 रुपये लेके चुपचाप बैठ जाएगा, बेशक कितने भी मेरे फैमिली रिलेशन हो, राइट। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। सो
ये बात क्लियर हो गई कुछ के बदले में कुछ की। तो नाउ एक फॉर्मल डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं कि व्हाट इज़ प्रतिफल यानी कंसिडरेशन क्या है। एक ऐसी क्षतिपूर्ति है जो वचनदाता को उसके वचन के बदले में दूसरे पक्षकार द्वारा दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूं कि प्रतिफल क्या है, जो वचन के बदले में दिया जाता है, वचन पूरा करने के बदले में दिया जाता है। तुम मेरा वचन पूरा करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी। तुम मुझे शैम्पू की बोतल दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें शैम्पू की बोतल दे दूंगी। तो वचन को पूरा करने के बदले में जो दिया जाता है वही तो प्रतिफल है, और क्या चीज़ है। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे आई थिंक, हाँ, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके अलावा फिर कोई भी डेफिनेशन मुश्किल नहीं लगती है। मेन बात होती है कि हमारा जो मकसद है उसके अंदर जो एक अर्थ है उसको ढूंढ के निकालना, कि वो जो गहराई है उसको मापना होता है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी मर्जी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, राइट। तो नाउ फर्स्ट वन इज़, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ना, सारी की सारी एज इट इज़ हैं, इसमें ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। जैसे प्रतिफल जो है ना वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। अब ऑब्वियसली, हाँ बेटा, हाँ वो आप स्कूल में इसी लाइन में आगे चले जाइए। इस लाइन में आगे मैडम बैठी हैं, वो ये कॉलेज के लिए हो रहा है। दरवाज़ा बंद कर दो बेटे। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन में सबसे पहले आ जाते हैं प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली मैं आपके सामने एग्रीमेंट कर रही हूँ, मैं आपके सामने प्रपोजल रख रही हूँ, एक्सेप्ट आप ही तो करोगे या कोई और करेगा, नहीं ना। तो अगर मैं आपसे वचन मांग रही हो तो आप ही तो पूरा करने का वादा करोगे और आप ही पूरा करोगे। मैं एक दुकान पर चढ़ी हूँ, जो मांगूंगी उससे तो पड़ोसी दुकानदार थोड़ी ना आप दौड़ के आएगा कि मैडम ये लो मुझसे ले लो, ऐसा नहीं है ना। तो एक तो ये बात हो गई कि जिसके आगे जिससे आप वचन ले रहे हो प्रतिफल भी उसी को ही देना बनता है, राइट। और जो इस पॉइंट में है वो बात कुछ और है कि वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। मतलब मैंने आपके लिए कोई काम किया है, आपको पता भी नहीं है, और अब मैं आपसे उम्मीदें पाल के चल रही हूँ कि आप मेरे लिए कुछ काम करो। अब आप कहोगे कि भाई मैडम हमने आपको कब बोला था कि आप हमारे लिए काम करो, है कि नहीं बात। कोई भी बंदा यही बात बोलेगा। जब मैंने आपको बताए बगैर आपके लिए कोई काम कर दिया है तो भैया फिर आप इसको एक तरह से ये मान लो ना कि भैया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया और आप उसके बदले में कोई उम्मीदें मत पालो। अब अगर आपने कोई उम्मीद पाली है तो समझ लीजिए कि वो गलत है, राइट। तो प्रतिफल जो है वचनदाता की इच्छा पर, मतलब यह कि अगर आपसे मेरी बात हुई है देन आप मेरे को कुछ प्रॉमिस करोगे या उसके बदले में मैं आपको कंसिडरेशन दूंगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस चीज़ का और मैं आपके लिए काम कर रही हूँ और फिर मैं बाद में आपसे प्रतिफल मांग रही हूँ। किस बात का प्रतिफल? आपने काम कर दिया, आपने अपनी मर्जी से किया है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा जो भी प्रतिफल मेरे और आपके बीच में लेना देना हो रहा है वो हम एक दूसरे की इच्छा पर होना चाहिए। अब ज़बरदस्ती का सौदा तो हम नहीं कर सकते ना कि देख मैं अपना मकान तेरे को 8 लाख में बेचूंगी, ठीक है। अब अगर आपको 8 लाख मंजूर नहीं है तो आप मना कर दोगे। ये थोड़ी ना है कि मैं आपसे ज़बरदस्ती ले सकती हूँ, वो भी गलत है। तो एक तो हम दोनों की इच्छा होनी चाहिए और दूसरा हमें एक दूसरे के काम की नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है प्रतिफल वचन ग्रहीता एवं अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। हाँ, यहाँ पे अब वो पॉइंट का थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। कैसे? अभी मैंने बोला कि मैंने आपको एग्रीमेंट किया, आपके साथ एग्रीमेंट किया है तो ऑब्वियसली आप ही पूरा करोगे। मेरे कहने पर आपको कोई काम कर रहे हो तो प्रतिफल भी मैं ही तो दूंगी आपको। दुकानदार से मैंने बोतल मांगी है तो वही तो देगा, कोई और पड़ोसी तो आके नहीं देगा। सिंपल सी बात है, ये तो एक कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि वचन मैं आपको दे रही हूँ, पूरा कोई और कर रहा है। यानी कि मैं प्रतिफल आपको दे रही हूँ और आप मुझे देने के बजाय मेरा प्रतिफल मेरे बेटी को या मेरे बेटे को दे रहे हो या मेरे हस्बैंड को दे रहे हो, ऐसा भी होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। कई बार जब माइनर के लिए उसके पेरेंट्स अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, बेनिफिट किसका है? माइनर का है, उसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि जी ये मकान है
और इसको किराए पे चढ़ा दिया, और ये किराया जो है वो हमारे बच्चे के अकाउंट में जाना चाहिए, और ये उसकी बेनिफिट के लिए है। और अगर नहीं जाता तो ये इसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट टूट रहा है। हमने एग्रीमेंट किया है अपने माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए। प्रतिफल किसको मिलने वाला है? माइनर को मिलने वाला है। लेकिन माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो माइनर है। तो कौन कर सकता है? या उसका गार्डियन कर सकता है या उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। अब आप देखो, पेरेंट्स ने किसी और के साथ माइनर के, या जो उनका अपना बेटा या बेटी है उसके, या किसी भी माइनर के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या ये ओके है कि आप दोनों आपस में एग्रीमेंट कर रहे हो लेकिन उसका प्रतिफल एक दूसरे को देने की बजाय आप माइनर को दे रहे हो? ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि प्रतिफल कभी कभी वचन खुद आपको भी दिया जा सकता है और आपके तरफ से किसी और को भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ही जाए। फर्स्ट पॉइंट में तो यही कहा है आपको ही जाएगा और आपकी इच्छा पे जाएगा, लेकिन सेकंड पॉइंट में वह कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा वचन और आपका वचन एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। तुमने मुझे पैसे देने का वचन दिया है, मैंने तुम्हें कुछ वस्तु देने का वचन दिया है। मैंने कहा वस्तु मैं तुम्हें दे देती हूँ, पैसे मेरे बेटे को दे देना। इट्स ओके, चलता है ये। इट्स ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट ही इसी बात का हुआ है कि आप मेरे कहने पर मेरे बच्चे के नाम पे इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे और उसके बदले में मैं आपका वो काम कर दूंगी। सिंपल। तो मेरा प्रतिफल आपने मेरे को देने की बजाय किसको दिया? एक्चुअली था तो देखो इनडायरेक्टली मैं चाहती यही थी कि आप मेरे माइनर बच्चे को दो, तो आपने दिया तो उसी को ही है ना। क्या मेरा काम तो पूरा कर दिया ना। असल में वचन होता क्या है? मेरे कहने पर आप काम कर दो, आपके कहने पर मैं काम कर दूँ, ठीक है ना। अब वो एक्चुअली वो काम ये भी तो हो सकता है ना कि ये पैसे फलाने बंदे को दे दो, ये उस दूसरे बंदे को दे दो, मेरे कहने पर। मुझे मत दो, लेकिन मेरे कहने पर आपने किसी और को दे दिए। तो कहने का मतलब यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रतिफल आपको ही आपके हाथ में ही आए, फिजिकल फॉर्म में ही आए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब अगर अनुबंध कल को टूटता है तो कौन जिम्मेवार होगा? अब अनुबंध तो मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ था ना। अगर तुम तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे पर केस कर सकती हूँ, और तुम अगर मैं गड़बड़ करती हूँ तो तुम मेरे पे केस कर सकते हो। माइनर का बीच में क्या रोल है? कुछ भी नहीं। उसको तो सिर्फ प्रतिफल मिल रहा है, उसे सिर्फ प्रतिफल मिल रहा है। केस का पार्ट नहीं है वो, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वो, ये ध्यान में रखना। जिस बंदे को प्रतिफल एक्चुअली मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के साथ हुआ हो, जैसे मैंने अभी आपको माइनर का एग्जांपल बताया। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम फिर एक सेकेंड। ये हमारे लक्षण हो चुके हैं। हाँ जी, ये रहे। फिर है प्रतिफल किसी कार्य को करने और ना करने से के लिए हो सकता है। मतलब वही वाली बात है ना, प्रतिफल का मतलब क्या है? यानी कि वचन, मैंने आपको वचन दिया, आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपके ऊपर केस नहीं करूँगी। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से 10,000 रुपये उधार ले रखी है। अब मैं आपके घर में पुलिस भेजने वाली हूँ, आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। आपने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मुझे 2 महीने का टाइम दे दो हैं, और ये 2,000 रुपये पकड़ो और मेरे घर प्लीज़ पुलिस मत भेजना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब आपने मेरे से वचन लिया कि आप मेरे को क्या दोगे? 2,000 रुपये दोगे और 2 महीने के बाद पैसे दे दोगे, और उसके बदले में मैं क्या करूं? मैं पुलिस ना भेजूं। मतलब आप चाहते हो कि मैं वो काम ना करूं, मैं पुलिस ना भेजूं। यानी काम करना भी और काम ना करना भी वचन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव, प्रतिफल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब भाई मेरे लिए प्लीज़ ये काम मत करना, तब मैं आपको ये पैसे दे दूँगी या मैं आपका ये काम कर दूँगी। ठीक है ना। प्लीज़ तुम इस मकान को मत बेचना, मैंने ही ख़रीदना है, प्लीज़ अभी उस मकान को ना बेचो, ये लो 10,000 रुपये एडवांस पकड़ो। तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया। ये प्लीज़ ये काम कर दो मेरे लिए, तो मैं आपको ये पैसे दे दूँगी, तो वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझ लिया ना। पॉजिटिव का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए मैं आपको मना रही हूँ। नेगेटिव का मतलब होता है मैं चाहती हूँ कि कार्य ना करो आप, उसके लिए मना रही हूँ। तो दोनों काम हो गए, प्रतिफल दोनों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रतिफल भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए हो सकता है। जैसे
मैंने आपका कार्य पहले ही कर दिया है, ठीक है, और प्रतिफल मैं आज ले रही हूँ, तो हो गया भूत प्रतिफल। पहले के किए हुए कार्य के लिए प्रतिफल बाद में लेना। वर्तमान का मतलब होता है आज ही मैं आपके लिए, आपके साथ कमिटमेंट हुई, आपके लिए मैंने कार्य किया है और आप साथ के साथ मुझे मेरा प्रतिफल दे रहे हो। और थर्ड, भावी, भविष्य में किए गए कार्य के लिए मैंने आपको पहले ही प्रतिफल दे दिया है। यानी एक आप पास्ट का करते हो, एक आप करंट में कर देते हो और एक आप भविष्य के लिए कर देते हो, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसने इसको एग्जाम्पल से सेट कर दिया है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नई बात कुछ नहीं है कि आप पास्ट के लिए भी हो सकता है, कोई मेरे लिए किसी ने काम किया और बाद में मेरे को अच्छा लगा, हालांकि मैंने उस टाइम कोई कमिटमेंट नहीं की थी, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि मुझे उसको कुछ देना चाहिए, तो मैंने उसको दे दिया, मैंने इनाम दे दिया या कुछ दे दिया, तो प्रतिफल मैंने उसको आज दे दिया, ठीक है। और भविष्य के लिए वही वाली बात है कि आप मेरे लिए भविष्य में ये काम करने वाले हो, आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाने वाले हो और सारा का सारा पैसा मैं आपको आज ही दे रही हूँ, दैट इज भावी प्रतिफल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रतिफल वैधानिक हो सकता है, वास्तविक और निश्चित होना चाहिए। हो सकता नहीं है, होना चाहिए, ये वर्ड है। वहाँ हो सकता है, यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। ये नहीं है कि चल जाओ उस लड़की को थप्पड़ मार गया, मैं तुझे 10 रुपये दूंगी, 10 रुपये दूंगी। ये 10 रुपये इसका मतलब किस बात के लिए दे रहे हो? इलीगल काम करने के लिए। तो ये प्रतिफल क्या हो गया? इलीगल हो गया, गलत है। वैधानिक होना चाहिए, गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, वास्तविक होना चाहिए। जैसे अभी भी बताया भैया कुछ देना, व्हाट इज कुछ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ? नथिंग। देयर मे बी द डिफरेंसेस बिटवीन द योर कुछ एंड माई कुछ, मतलब मेरे कुछ में और आपके कुछ में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, राइट। सो वास्तविक होना चाहिए। मैं क्या मांग रही हूँ मुझे क्लियर करना है, आप क्या पैसे लोगे आपको क्लियर करना है, राइट। या ये लगा लो कि ये भी हो सकता है, ये वास्तविक नहीं, सॉरी, ये निश्चित का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भाई क्लियर होना चाहिए कि कितना है, कितना अमाउंट है, कितनी चीज़ें हैं। वास्तविक में आ जाते हैं। वास्तविक का मतलब होता है प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करो, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, मैं आपको 10,000 रुपये दूँगी। अब ठीक है 10,000 तो दिख रहे हैं, हाँ है कुछ, लेकिन दुआ कहीं दिखाई दे रही है आपको? और आपकी दुआ से ही मैं पास होंगी ये किसने कह दिया? और क्या आप पता कि मैं अपनी मेहनत से पास हूँ या मैं नकल से पास हूँ? नहीं ना। सो कुछ चीज़ें जो इमेजिनरी होती हैं, आसमान से तारे तोड़ के लाओ मैं आपको इतना पैसे दूंगी, इस मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दो मैं आपको इतना पैसा दूंगी, इस तरह के प्रतिफल क्या हैं? वास्तविक है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है क्या नहीं? तो वास्तविक चीज़ों के लिए प्रतिफल होना चाहिए, प्रतिफल का कोई रूप होना चाहिए, कोई फॉर्म होना चाहिए, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी जी हमारे को। और आई थिंक हाँ, अब ये एक और पॉइंट रह गया आज का, कुछ प्रतिफल होना ज़रूर चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए ज़रूरी नहीं। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, शुरू में बता दिया था। प्रतिफल होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोर्ट ये नहीं कहती, न्यायालय ये नहीं कहता कि आप इस मकान के बदले में 10 लाख ही लो, नहीं, मैं अपने मकान के बदले में 50,000 भी लूँगी तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई एम द ऑनर ऑफ दैट हाउस, राइट। सो प्रतिफल तो है ना, फ्री में तो नहीं दे रही ना, फ्री में दूंगी तो गड़बड़ होगी कि भैया ये तो इसका मतलब चैरिटी हो गई, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वो अलग चीज़ हो जाती होती है। लोग चैरिटी भी करते हैं, लोग डोनेशन भी करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन अलग होगी और वो इसका पार्ट नहीं होगी। उस फिर प्रतिफल कहाँ हुआ उसमें? वो तो मैंने सिर्फ दिया है, लिया क्या है? मैं तो फ्री में दिया है। आप एक घर में कोई भिखारी आता है या सड़क पे कोई मिलता है, आप उसको 10 रुपये दे देते हो, उसके बदले में आपको दुआ देता है ना। बट अब बात तो वही आ गई, दुआ इज़ नॉट वास्तविक प्रतिफल, राइट। सो हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिस प्रतिफल की हम बात कर रहे हैं बार बार, वो प्रतिफल हमारा वास्तविक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए एंड होना ज़रूर चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा और कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर, और इसको आराम से ध्यान से पढ़ लीजिएगा।